Good morning, children. How are you? Fine. Okay. I hope that you are doing great. You're doing well. Right. बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं आप लोग, बहुत ही मज़ा ले रहे हैं आप। ठीक है बच्चों, जो इसके साथ साथ हम लोग पढ़ाई भी करना चाहिए ना, पढ़ाई भी करना है। ओके। तो आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी वल्लरी पाठ्य पुस्तक 9th स्टैंडर्ड 3rd लैंग्वेज हिंदी पाठ्य पुस्तक में से मौसी पाठ के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, देख लीजिए। पाठ का नाम है मौसी और लेखक का नाम भीष्म साहनी। आप सभी लोगों ने भीष्म साहनी जी का नाम सुना है? नहीं? ठीक है, देख लीजिए। इनका नाम है भीष्म साहनी, इस पाठ का लेखक। सबसे पहले हम लोग ये लेखक का परिचय करेंगे। भीष्म साहनी जी का जन्म 1915 7 अगस्त को रावलपिंडी गांव में हुआ। 1915 7 अगस्त को इनका जन्म हुआ है रावलपिंडी में, जो रावलपिंडी आज के पाकिस्तान में है। ठीक है। और इनका शिक्षा ये हुआ MA PhD इन्होंने शिक्षा पाई है। और भीष्म साहनी जी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी, पंजाबी ये सभी भाषा के पंडित थे। ही नोस ऑल लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, रूस, इस सभी भाषा में। और ये सभी हर एक भाषा में इन्होंने रचना भी की है। ख़ास तौर पर विशेषकर इनकी रचना में हम ये देख सकते हैं कि जो आम लोगों की जीवन यानी कॉमन पीपल का लाइफ कैसा होता है, इस लाइफ के बारे में इन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से अपने लेखन में लिखते हैं। ठीक है। और ये लेखक का उपन्यास यानी नाटक यानी कहानी और बायोग्राफी जीवन संग्रह यानी जीवन गाथा, जीवनिया, ये सब क्या क्या लिखा है यहाँ पे देख लीजिए। झरोके, कड़ियाँ, तमस, बसंती आदि इनके मुख्य कहानी संग्रह है, सॉरी उपन्यास है। शो उपन्यास क्या होता है? उपन्यास को हम कहते हैं नॉवेल्स। ऑल दीज नॉवेल्स ही हैज रिटन। व्हाट आर द नॉवेल्स ही हैज रिटन? झरोके, कड़ियाँ, तमस, बसंती आदि इनके मुख्य उपन्यास है। तत्पश्चात ये देख लीजिए। भाग्य रेखा, भटकती राख, नाचू, शोभा यात्रा आदि इनका कहानी संग्रह है। इनके कहानी संग्रह क्या क्या है? भाग्य रेखा, भटकती राख, नाचू, शोभा यात्रा, ये सब स्टोरीज कलेक्शन है। और इन्होंने जीवन चरित्र भी लिखा है, बायोग्राफी भी लिखा है। कोई क्या क्या पुरस्कार मिला है देख लीजिए। साहनी जी को शिरोमणि पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार आदि से ये सम्मानित है। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते हैं पाठ की तरफ। पाठ का नाम है मौसी और लेखक भीष्म साहनी। अब मैं पाठ हम पढ़ेंगे, तो यहाँ ध्यान से देख लीजिए। ठीक है बच्चों, एक बात याद में रखिए, किसी भी भाषा के पाठ हम पढ़ते वक्त कुछ बातें हमेशा याद में रखना चाहिए। जो क्या है ये बातें, भाषा हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ा, कौन संस्कृत, कौन सा भी क्यों ना हो, तो measure some points we have to keep in our mind. That is, first one is there, हम लोग भाषा का स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए जब पढ़ते वक्त। ओके। सेकेंड पॉइंट क्या है? वाक्य संयोजना यानी सेंटेंस फॉर्मेशन की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है, तथा उस वाक्य में कठिन शब्द क्या है उसका मतलब जानना बहुत जरूरी है। ये तीन मुख्य नियमों को हम पालन करना चाहिए जब पाठ पढ़ते वक्त। तब इस पाठ का आशय यानी भाव, समरी, सारांश हम बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब मैं इस पाठ का आदर्श वाचन करूंगा। आप ध्यान से सुनिए। क्या क्या शब्द, कठिन वर्ड्स यानी हार्ड वर्ड्स आपको समझ में नहीं आएंगे तो अंडरलाइन करके रख लीजिए, बाद में मुझसे पूछना, मैं इसका मतलब बताता हूँ। आई विल गेट बैक यू इट्स मीनिंग। ओके, स्टार्ट करेंगे लेसन। तो देखिए, उस औरत को सभी मौसी कहकर पुकारते थे।
बच्चे भी और बड़े उम्र के लोग भी। उस औरत को एवरीवन यूज्ड टू कॉल दैट वुमन एज आंट। सभी लोग, बच्चे लोग यानी बड़े लोग, सभी लोग उस औरत को आंटी कहकर पुकारते थे। आंटी का मतलब क्या होता है? आंटी का मतलब चिक्कम्मा यानी मौसी। इन कन्नड़ा वी से चिक्कम्मा। ओके, तो आगे देखिए। मौसी सबको माँ की जैसी प्यारी बनी थी। मौसी ऐसा थी कि सभी लोगों के साथ माँ जैसी व्यवहार करती थी, माँ जैसी प्यारी बनी थी। आंटी वॉज द बिलोव्ड एज एवरीवन लाइक मदर। माँ जैसा सबको देखती थी, माँ की भावना से सभी को देखती थी आंटी ने। तो आगे देख लीजिए। सबके दुख के समय में, सुख दुख के समय में साथ देती थी। बच्चों के लिए वह सेवा की मूर्ति बनी थी। प्रतिदिन दोपहर होते ही मौसी स्कूल के फाटक पर पहुंच जाती। जैसे ही छुट्टी की घंटी बजती, वैसे ही बच्चे भागते हुए बाहर निकलते और मौसी कंधे पर अपने अपने जो बस्ता डाल देते। मोहल्ले के सभी बच्चे उसे घेरे रहते थे। यहाँ देख लीजिए जो लेखक क्या लिखता है यहाँ पे। सबके साथ, सबके सुख दुख में, सुख दुख के समय में ये साथ देती थी। बच्चों के लिए वह सेवा की मूर्ति बनी थी। बच्चों के लिए वह सेवा की मूर्ति, सेवा की मूर्ति क्या है? बच्चों की भावनाओं को बिल्कुल समझती थी आंटी। उनके साथ बैठती थी, साथ खेलती थी, हमेशा उनके साथ ही चलती थी। बच्चों के साथ इनका व्यवहार बहुत ज़्यादा था, इस वजह से बच्चों के लिए ये सेवा की मूर्ति जैसा लग रही थी। और क्या लिखता है लेखक यहाँ पे? प्रतिदिन दोपहर होते ही मौसी स्कूल के फाटक पर पहुंच जाती। स्कूल का फाटक यानी स्कूल का जो ग्राउंड, सॉरी यानी मेन गेट, वहाँ मेन गेट पर पहुंच जाती। जैसे ही छुट्टी की घंटी बजती, बच्चे भागते हुए बाहर निकालते और मौसी के कंधे पर अपने अपने बस्ता डाल देते। मोहल्ले के सभी बच्चे उससे घेर लेते। As soon as bell rang, the children would run out and put their bags on the mouse's shoulder. All the children of the locality surrounding her. Locality means सभी मोहल्ले के सभी बच्चे उसको घेर लेते थे। घेरे रहते थे मतलब ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರನ್ನ ಸುತ್ತುವರಿತಾ ಇದ್ರು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಅನುಕಂಪ ಆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ, ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು. ओके, नेक्स्ट देखिए तो क्या होता है यहाँ पे। नेक्स्ट स्लाइड में देख लीजिए। दोपहर डलने पर मौसी नीम के पेड़ तले जा पहुँचे, जहाँ सभी बच्चे खेला करते थे। मौसी को बच्चों के साथ खेलना, उन्हें कहानियाँ, चुटकुले और पहेलियाँ सुनाना बहुत पसंद था। वह तोता तोती कहानी, खाट के घोड़े की कहानी, वीरोचित कहानी आदि सुनाती थी। मौसी का गुण ऐसा था जो हमेशा लगातार बच्चों के साथ अपने समय बिताती थी। दोपहर डलते ही, इन द आफ्टरनून, मौसी नीम पेड़ के तले जा पहुंचती थी। स्कूल के ग्राउंड में एक नीम ट्री था, उसके तले, उसके पास जा पहुंचती थी दोपहर के समय, जहाँ जो पेड़ के पास सभी बच्चे, स्कूल के बच्चे वहाँ पर खेलने आते थे। मौसी बच्चों के साथ खेलते थे। शी यूज टू प्ले विद देम। कहानियाँ, चुटकुलियाँ, चुटकुलियाँ मतलब पजल्स यानी कहानियाँ, स्टोरीज, पहेलियाँ, पजल्स ये भी तो होता है पहेलियाँ, ये सब उनको सुनाता था, बहुत पसंद था। वह तोता तोती की कहानी, खाट के घोड़े की कहानी, वीरोचित कहानी, ये सब कहानियाँ उनको सुनाता थी। तो देखिए मौसी बच्चों को खिलाने के लिए अपने पास चने, टिकिया, मूंगफली आदि कुछ न कुछ रखती थी। हमेशा बच्चों को खिलाने के लिए, बच्चों को देने के लिए कुछ न कुछ चीज़ें अपने पास रखते थे। ये क्या क्या है? चने, टिकिया यानी मूंगफली, ग्राउंडनट्स, ये सब खाने की चीज़ें क्या क्या होती है, सब अपने पास रखती थी मौसी। ठीक है, तो आगे देख लीजिए। एक दिन, हाँ,
एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई, बच्चे बस्ते उठाकर बाहर निकले तो मौसी फटक पर नहीं मिली। एक दिन क्या होता है, बच्चे अपने स्कूल के बैग लेकर बाहर आते हैं। बाहर आकर देखता है कि जो जहाँ पर मौसी नहीं मिल रहे हैं, फाटक पर नहीं मिली। शाम को बच्चे खेलने के लिए निकले तो मौसी पेड़ के नीचे भी नहीं मिली। वो हमेशा उनके पास जो मौसी रहती थी उनके पास ही रहती थी। उस दिन देखते हैं बच्चे नीम के पेड़ के पास भी नहीं, और स्कूल के फाटक यानी मेन गेट पर भी नहीं, और किसी को भी मालूम नहीं था कि मौसी कहाँ गई है। नो वन न्यू दैट वे दैट आंटी हैज़ गॉन। ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆಂटी ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ। ओके, आगे क्या होता है देख लीजिए। कई दिन बीत गए, कई दिन की बीत गए मतलब several days passed away। मौसी का कुछ पता ही नहीं चला। बट नथिंग वॉज नोन अबाउट द आंटी, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। उसके बिना सारा मोहल्ला सुनसुना लग रहा था। उसके बिना सारा मोहल्ला मीन्स टोटल होल स्ट्रीट, होल सराउंडिंग ऑफ द स्कूल, यानी मोहल्ला मीन्स स्ट्रीट, सारा मोहल्ला ಹೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸೀಮ್ಡ್ ಡೆಸೋಲೇಟ್। ಏನೋ ಒಂಥರ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ। ಆಂಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಂಟಿ, ಆದರೆ ಅವತ್ತು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ। ಹೀಗಾಗಿ ಇಡೀ ಆ ವಠಾರ, ಶಾಲೆಯ ವಠಾರ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಭಾಗ ಏನೋ ಒಂಥರ ಬಿಕೋ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು। ಆಂಟಿನ ಎಲ್ಲೋ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಭಾವನೆ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು। तो आगे देखिए, मौसी कुछ पता नहीं चला, उसके बिना सारा मोहल्ला सनसुना लगता था। एक दिन बच्चे मौसी की खोज में घूम रहे थे, तभी एक मकान के अंदर ऊंची ऊंची आवाज़ सुनाई दी। तो बच्चे मौसी को ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे, घूम रहे थे मौसी को खोजने वास्ते। तब क्या होता है, जो एक मकान के अंदर से, मकान मीन्स हाउस मने, ओके, और अंदर से ऊंची ऊंची आवाज़, साउंड आ रही थी। तो ऊंची ऊंची आवाज़ सुनाई देता है बच्चों को। हमने ठेका तो नहीं ले रखा है मौसी, बच्चों ने पूछता है, हमने तो ठेका तो नहीं ले रखा है मौसी, इतने 20 दिन से तुम कहाँ यहीं हो, और तुम किसी दूसरे घर चली जाओ ना होगा। ये पूछता है, हमने तो यहाँ ठेका तो नहीं रखा है मौसी, तुम यहाँ हो, मैं कितने ढूंढ रहे हैं आपको, आपने कहीं भी नहीं मिल रहा है। अब आपको दूसरे दिन तो जाना ही होगा। आगे देख लीजिए। हाँ, मौसी का नाम सुनकर बच्चे ठिठक कर खड़े हो गए। ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಮಕ್ಕಳು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ठिठक कर खड़े हो गए। बंद दरवाजे की दरार में से झांक कर देखा तो मौसी का एक खाट पर लेटी थी। बच्चों ने देखते हैं वहाँ पे बंद दरवाजा बंद था बाहर से, दरवाजा बंद बाहर की वजह से। तो क्या करते हैं बच्चों ने, उसमें बीच में ये दरार होते हैं बच्चों, तो ये दरवाजे के बीच में से वो झांक कर देखता है मौसी एक खाट पर लेटी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, बाल उलझे हुए थे, चेहरा सूख गया था। मौसी ऐसी स्थिति में देखकर बच्चों को बहुत दुख हुआ और गुस्सा भी आया। बच्चे मौसी को ऐसा स्थिति में देखते हैं, उनकी हालत अच्छी नहीं है, बच्चों को पता चलता है कि उनकी हालत अच्छी नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, ये समझकर तो बहुत दुख होता है बच्चों के मन में, और उसके साथ साथ गुस्सा भी आते हैं। दूसरे दिन बच्चे हॉकी मैच खेल कर लौट रहे थे, तो रास्ते में एक फूल के पास मौसी बैठी नजर आए। द नेक्स्ट डे, सेकेंड डे, बच्चों ने क्या करते, हॉकी मैच खेल कर वापस लौट कर आ रहे थे, तो रास्ते में फुल यानी ब्रिज के पास मौसी बैठी नजर आई। इनके पास एक छोटी सी गटरी और लाठी भी थी। मौसी को देखकर सब ने उसे घेर कर प्रश्न पूछने लगे। मौसी के पास एक लाठी थी, लाठी मतलब जो बड़े लोग अपने सहारे के लिए चलते वक्त सहारे के लिए तो कुछ लेके जाते हैं ना, ऐसा लाठी भी थी।
ऐसे स्थिति में मौसी को देखकर सभी बच्चे ने एकदम तुरंत प्रश्न पूछने लगते हैं। आगे देख लीजिए। तू इतने दिन कहाँ थी मौसी? सबने पूछते, देखो प्यार भरी आवाज से, दुख भरी भावना से बच्चों ने पूछते हैं, तू इतने दिन कहाँ थी मौसी? यहाँ क्यों बैठी हो? यू आर सिटिंग हियर। एक ने पूछा, मैं यहाँ से जा रही हूँ बेटा। मौसी ने कहता है, नहीं बेटा, मुझे इस इज्जत से जाना है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, नानी इಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ इतनी। कहते हुए मौसी की आंखें भर आई। इस बात बताते हुए आंखों में आंसू भर आते मौसी की। तू तो बीमार थी मौसी। बच्चे पूछते हैं, तू तो बीमार थी, ನಿನಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, तबीयत कैसी है अब? ಈಗ ಹೇಗಿದೆಯಾ ನೀನು? बलदेव ने पूछता है। मौसी कहते तब, बेटा मैं ठीक हो गई हूँ, बेटा मुझे तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैं ठीक हो गई हूँ, अपना गांव जा रही हूँ, मैं मुझे अपना गांव जाना है। आई वुड गो टू माई विलेज। हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे मौसी। सभी एक ही स्वर में कहते हैं, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, आप हमारे साथ ही रहना चाहिए, आप इधर ही रहेंगे। सभी बच्चे एक ही आवाज़ में कहते हैं। सब ने एक ही स्वर में कहा। मौसी की आंखों में आंसू छलक उठे, आंखें भर आती है, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಿಗೆ। ठीक, आगे देखिए। हाँ, दुकान के सामने एक काट बिछी थी। 2-3 लड़के भागकर काट उठा ले आया, उस पर मौसी को जबरदस्ती से बिठा लिया। काट को सीधे नीम पेड़ के नीचे ले आए। कन्हैया भागकर अपने घर से दरी और तकिया लाया। उषा थाली में 2 रोटियां लाई। योगराज कटोरे में दूध लाया। गोपाल घर से लैंप लाया। मुन्नी पीने के लिए पानी लाई। बलदेव के पिता डॉक्टर थे, वह अपने पिता को क्लिनिक से खींच लिया। मौसी बीमार है, आप जल्दी चलकर देखिए। सभी बच्चे अपने हाथ से, अपनी तरफ से जो जितना हो सकता है, ये मौसी के लिए सब करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दुकान के सामने एक खाट बिछी थी। There was a cot beside the shop, दुकान इन शॉप। ठीक है, 2-3 लड़के भागकर खाट उठा ले आते, तुरंत जाते खाट को उठा ले आते। दे टुक द कॉट। उस पर मौसी को जबरदस्ती से बिठा लिया, बैठा दे, आओ मौसी इधर बैठ जाओ करके बिठाते। खाट को सीधे नीम के पेड़ के नीचे ले गए, जहाँ बच्चे खेला करते थे मौसी के साथ स्कूल ग्राउंड में। डायरेक्ट तुरंत वहाँ पे ले जाते हैं। कन्हैया भागकर अपने घर से दरी और तकिया लाया। दरी और तकिया, दरी क्या जो बिछौड़ा होता है, बेड और पिल्लो, ये सब लेके आए। उषा थाली में 2 रोटियां लाई। युवराज कटोरे में दूध लाया। गोपाल घर से लैंप उठा लाया। मुन्नी पीने के लिए पानी लाई। बलदेव के पिता डॉक्टर थे, वह अपने पिता को क्लिनिक खींच कर लाए। मौसी बीमार है पापा, थोड़ा जल्दी आकर चेक करो, पापा से रिक्वेस्ट करता है बलदेव। ठीक है बच्चों, तो आगे देख लीजिए। बच्चे सोचने लगे कि मौसी को कहाँ ठहराया जाए। सभी बच्चों के मन में ये प्रश्न उठता है, अभी मौसी बीमार है, इस मौसी को कहाँ ठहराए, किधर रखना चाहिए, का वास्तव्य कहाँ पर करना चाहिए, इसका स्टेइंग यानी प्लेसमेंट यानी प्लेस कहाँ पे देना है इनको। उन्होंने निर्णय लिया कि वे बारी बारी से उसे अपने घर में रखेंगे। तो अपना ही घर में हम लोग रखेंगे, निर्णय ले लेते हैं सभी बच्चों ने। बाद में उन्होंने हेडमास्टर से विनती की कि मौसी को स्कूल में काम दिया जाए। हेडमास्टर जी ने मान लिया और मौसी को रहने के लिए स्कूल में एक कोठरी भी दे दी। सभी बच्चे आपस में डिस्कशन करते हैं किधर भेजना है मौसी को, तबीयत ठीक नहीं है, इस स्थिति में हम लोग मौसी को सहायता करनी चाहिए,
ये सोच विचार से एक एक दिन अपने घर में रखने के लिए सोचते हैं और हेडमास्टर से भी विनती करते हैं स्कूल में एक सेपरेट कमरा कोठरी दे दी जाए, वहीं पे मौसी को उधर ही रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए बच्चों। तो क्या होता है नेक्स्ट, मौसी फिर स्कूल के आंगन में आने लगी। तबीयत थोड़ा सुधर गई मौसी की, तो क्या करते हैं, मौसी फिर से स्कूल में आने लगी। बच्चे उसे घेरे रहते और उन्हें कहानियाँ सुनाती। तो पहले कैसे चलता था वैसे ही चलने लगा, हमेशा बच्चे उसे घेरे रहते, मौसी उनको कहानियाँ सुनाती, कभी कभी लाठी टेकती, मोहल्ले के चक्कर काटती, सभी घरों में झांक उनकी जो कुशल क्षेम पूछती। सांझ ढले अपनी कोठरी में चली आती और चैन की सांस लेती। सभी बच्चे जो आते हैं उनके साथ खेलते हैं। मौसी अपनी लाठी लेकर घर के जो गांव के अंदर चली जाती है, सबसे वो कुशल उभय कुशल पूछते हैं, कुशल क्षेम पूछते हैं, खैरियत पूछते हैं। जो सांझ होते मतलब शाम होते हैं अपने कोठरी में चली जाते हैं, आराम से मतलब चैन से सुकून से सांस लेती है। इस तरह बच्चों के प्रेम व स्नेह भाव मौसी के जीवन में खुशी के दिन लौट आए। बहुत ही इमोशनल कहानी है ये, भावनात्मक कहानी है। बच्चों आप लोग देख सकते हो भीष्म सहानी जो हर एक लेखन में बहुत मनमोहक यानी सुंदर ढंग से भावनात्मक अंश आप लोग पा सकते हो। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट हमारे और एक पीरियड में इस पाठ से संबंधित क्या क्या कठिन शब्द है, तत्पश्चात प्रश्नोत्तर और ग्रामर पॉइंट्स, भाषा ज्ञान, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।